आज अगर आप उस मुद्दे को नहीं स्वीकारते तो फिर तो सारी बातें गौण हो जाती हैं, क्योंकि अगर तो ये सरकारों के अंदर ये सोच है कि भैया 2-4-5-7 दिन का हल्ला है, उसके बाद में जो है जैसे ही बारिश होगी वो एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। लाखों लोग बोल रहे हैं जिन्हें हम सिटीजन वॉइसेस कह सकते हैं, वो नागरिक पहलू सामने रख रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो उनकी किसी बात को नहीं सुनती। सरकार जो सिर्फ बात सुनती है तो गणेश गोदियाल क्या बोल रहे हैं, खड़क सिंह रावत क्या बोल रहे हैं कि सरकारों को लगता है कि भाई 2-4 दिन जो है कुछ मीडिया में हल्ला होगा, कुछ सोशल मीडिया में होगा, बारिश होगी, ये बात खत्म हो जाएगी, पब्लिक भी बहुत जल्दी भूल जाती है, लोग भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं और सरकारें भी जो हैं वो ठीक है भाई ये समय पास हो जाएगा, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। अगर विकास विरोधी कहा जाएगा, मैं अरुण नौटियाल तो जो है विकास विरोधी है। हमने जो जिस स्पिरिचुअल जोन की या आध्यात्मिक जोन की आज राज्य एक रणनीतिक तौर पर बात कर रहा है, उसका जो फाउंडेशन होगी, वो उसकी जो आधारशिला होगी, वो मात्र सस्टेनेबिलिटी और प्रगति और पर्यावरण ही होगा। कि उत्तराखंड को प्लीज आप एक सोने के अंडे की मुर्गी की तरह ना उसको करें। वो पूजनीय है, वो ऊपर वाले का सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवभूमि मिली है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इस राज्य की पहचान ही यहाँ की जो है यहाँ का पर्यावरण है। संवाद के माध्यम से, भले ही मैं बागेश्वर जिले से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं बागेश्वर जिले के उस अनियंत्रित खनन के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो एक छोटा सा संदेश एक आम नागरिक के तौर पर उत्तराखंड राज्य का बागेश्वर के लोगों के साथ में अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके घर, उनके गांव, उनकी ज़िंदगी को इस खनन के नाम पर, सोपस्टोन माइनिंग के नाम पर, खड़िया की माइनिंग के नाम पर जो है उसे बर्बाद कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो नहीं, मुद्दा भी बहुत गंभीर है अनूपदा, मुद्दा भी बहुत गंभीर है, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले लोग इसी इल्यूशन में, कहूँगा इसी भ्रम में आते हैं कि यहाँ की शुद्ध हवा, आबो हवा जो है बड़ी शुद्ध है यहाँ पे, वो प्रकृति के नज़ारे, उसी का आनंद उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली की हवा ही जहरीली नहीं, देहरादून की हवा भी कुछ कम जहरीली नहीं है, और जहरीली होना एक अलग विषय है, लेकिन कोई मेजरमेंट, कुछ स्टेप्स भी नहीं लिए जा रहे हैं उसको कम करने के लिए, तो पीड़ा तो होती है। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आपने एक बेहद गंभीर बात को उठाया है, और निसंदेह ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि सभी जगह की कोई ना कोई पहचान होती है और सभी स्थानों की कोई ना कोई उसकी यूएसपी भी होती है, उसकी मजबूती होती है। उदाहरण के तौर पर आज गुजरात के लोगों को व्यापार के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, भाई उनके वो वाले स्किल्स हैं। उत्तराखंड की पहचान की यहाँ के लोग जो हैं फौज में जाते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड की नैसर्गिक सौंदर्य। तो लोग क्यों आ रहे हैं? आज 8 या 10 करोड़ लोग जो प्रतिवर्ष हमारे राज्य में आ रहे हैं, कोई धार्मिक कारणों से आ रहा है, कोई आस्था के कारणों से आ रहा है, लेकिन इसमें प्रकृति का एक बेहद बड़ा उसका महत्व है, हम सभी जानते हैं। तो अब अगर किसी ने यहाँ पर आना है, किसी टूरिस्ट ने, तो अगर वो खुद आकर के दिल्ली से चलने से पहले देखेगा, कहेगा भाई यहाँ पे भी 300 AQ आई है, 400 AQ आई है, तो दिल्ली और देहरादून में कौन सा बहुत बड़ा अंतर है? राजस्व का भी नुकसान राज्य का ही होता है हमें, तो नुकसान तो राज्य का ही है ना भाई, राज्य का ही नुकसान है, इसका नुकसान किसी और को नहीं है। तो क्योंकि हमारे लिए ये भी बड़े बेहद ज़रूरी है कि हम समाधानों की तरफ जाएं, लेकिन समाधान पर पहले जाने से पहले अजय भाई मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप और हम बार बार शायद इसी बात के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब तक, देखिए, सबसे पहले तो उस मुद्दे को आपको स्वीकारना होगा। आज अगर आप उस मुद्दे को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर तो सारी बातें गौण हो जाती हैं, क्योंकि अगर तो ये सरकारों के अंदर ये सोच है कि भैया 2-4-5-7 दिन का हल्ला है, उसके बाद में जो है जैसे ही बारिश होगी वो एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो ऐसी भी सोच होती है। क्योंकि अगर आप 12 महीने का पूरा पैटर्न देखें तो 4 महीने तो जंगलों में आग लगती है, तो उसमें क्या होता है, कई बार हाईकोर्ट की फटकार आ जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी खराब होती है, सरकारों का हमेशा रहता है कि भाई हम अपनी हेडलाइन को कैसे मैनेज करें। लेकिन जो जंगलों की आग है वो 3-4 महीने चलती है, उसके बाद में आपदाओं का सीज़न आता है। आप ये पैटर्न देखिए, ये कैलेंडर बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के 12 महीने का, कि अगर जनवरी में आप शुरू करें तो जनवरी में तो देखिए कोल्ड वेव एक उस तरीके का माहौल बनता है, लेकिन फरवरी से लेकर के मई तक जंगलों की आग लगती है। उसके बाद में जून से बरसात का मौसम शुरू होता है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपदाओं का सीज़न होता है, जो इस साल भी हमने देखा। और सितंबर के बाद में अक्टूबर वगैरह थोड़ा बहुत ठीक रहता है, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर से ये अब एयर पोल्यूशन वगैरह का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। मुझे कम से कम ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारों को लगता है कि भाई 2-4 दिन जो है कुछ मीडिया में हल्ला होगा, कुछ सोशल मीडिया में होगा, बारिश होगी, ये बात खत्म हो जाएगी, पब्लिक भी बहुत जल्दी भूल जाती है, लोग भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और सरकारें भी जो हैं वो ठीक है भाई, ये समय पास हो जाएगा, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जब तक इस रणनीति में बदलाव नहीं आएगा,
तो पहली बात तो सब देखिए ABCD इसकी यही है, और उसके बाद में फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसकी भी एक बहुत बड़ी फेरिस्त है कि, और उस फेरिस्त पर आने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है। अभी हमने वो बात नहीं करी है कि ऐसे क्या कारण हैं कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। तो इसमें अगर हम अपनी बात को 3 टुकड़ों में देखें, पहली बात तो यह है कि आप उस मुद्दे को स्वीकार करें। जब आपने उसको स्वीकार कर लिया, उसके बाद में और आत्मसात कर लिया और दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें इसको लेकर के कुछ काम करना है, तो वो हो गया A। अब आ गया B। अब आपने और हमने ये कहा कि यार ठीक है, अब आप और हम इस पर मिलकर के काम करेंगे, तो पहले तो आप और हम समझेंगे ना कि वो क्या उसके कारण है, और जो C और आखिरी बात है, फिर हम कोई रणनीति बनाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य में B और C पर तो बाद में आना है, रणनीति तो बाद में बनेगी। पहले तो ये है कि भाई इसको स्वीकारें तो सही। अब इसमें मैं एक और आपके साथ बात जोड़ना चाहूँगा। देखिए, सभी जगह अलग अलग विभाग होते हैं। यहाँ पर भी एक पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एक नगर निगम का डिपार्टमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, एक स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है। लेकिन मेरे से बेहतर आप ये जानते हैं कि सभी डिपार्टमेंट जो हैं अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन कड़ियों को जोड़ने की किसकी कहीं ना कहीं मुझे सामंजस्य का अभाव भी नजर आता है। वो तो है ही है, वो तो है ही है। वो खाली नगर निगम पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, पॉल्यूशन कहता है भाई हम डायरेक्शन दे सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी आना होगा। स्वास्थ्य विभाग कहता है भाई ट्रांसपोर्ट को, डिपार्टमेंट को भी जिम्मेदारी तो देनी देखिए वो होगी। खिचड़ी बन और जाती एक है ना। आम आदमी जो है वो पिस जाता वो है। देखिए ये जो सरकारी खिचड़ी बनती है, तो उसी खिचड़ी में ही तो जो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हतोत्साहित भी हो जाती हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं, और ना उस पर कोई काम होता है। तो चाहे वो भालू और गुलदार की समस्या हो, वो खाली वन विभाग की नहीं है। ऐसे करके तमाम, आप किसी भी देखिए, आप किसी भी मसले को उठा लीजिए, आप चारधाम यात्रा में या उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन को उठा लीजिए, तो क्या खाली नगर निगम साफ करेगा उसको? तो ऐसे करके तमाम फेरिस्त है। अभी हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो वायु प्रदूषण में इन सभी विभागों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा, और अगर खाली हमने फुटबॉल खेलनी है कि मैंने आपकी तरफ गेंद फेंक दी और आपने मेरी तरफ गेंद फेंक दी, तो उसका कोई समाधान नहीं निकलना है। सबसे बड़ी बात है गोल पोस्ट को गोल पोस्ट मानने को तैयार नहीं हुआ, इसीलिए तो गोल कैसे मारेंगे? इसीलिए मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि जब तक प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी इस एयर पोल्यूशन की कमान को नहीं संभालेंगे, और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये बात भी बोलना चाहूँगा, जो आप ही ने बात उठाई है, आप ही की मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमारी इस राज्य की सबसे बड़ी जो धरोहर है वो यहाँ का नैसर्गिक और प्राकृतिक सौंदर्य है, वो यहाँ का पर्यावरण है, वो यहाँ का एनवायरनमेंट है। बार बार ये बोल देने से कि हम इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बना के चल रहे हैं, असल में उससे कुछ नहीं होने वाला, ये बात बेमानी है। ये सारे जुमले साबित हो रहे हैं आपके सामने। अभी आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की उसने बता दिया कि 307 जो है वो देहरादून का AQI हो चुका है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, 9 नवंबर की उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के पूरे प्रदेशवासियों को, हम सभी को गौरवान्वित भी किया, हमें उन्होंने प्रेरित भी किया, उन्होंने दिशा भी दिखाई राज्य को। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर बनना चाहिए। उसके बाद एक कवायद भी शुरू हुई है कि यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं में 2 स्पिरिचुअल जोन बनाए जाएंगे। लेकिन अजय भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि जिस स्पिरिचुअल जोन की या आध्यात्मिक जोन की आज राज्य एक रणनीतिक तौर पर बात कर रहा है, उसका जो फाउंडेशन होगी, वो उसकी जो आधारशिला होगी, वो मात्र सस्टेनेबिलिटी और प्रगति और पर्यावरण ही होगा। तो अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर होगी, आप कभी भी स्पिरिचुअल जोन नहीं बना पाएंगे। आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर लगेगा मुझे? अगर विकास विरोधी कहा जाएगा, अरुण लौटियाल तो जो है विकास विरोधी है। हमने कौन से विकास कर रहे हैं, हम कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन लेके जा रहे हैं, हम सिरकैरा टनल बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप मुझे एक बात बताइए, तो क्या विकास को रोक रहे हैं? नहीं, क्या सस्टेनेबिलिटी की बात करना कोई विकास विरोधी हो गया? क्या वायु प्रदूषण को कम करना विकास विरोधी हो गया? अब सरकार को लगता रहे, हमें तो पता है ना, मुझे तो पता है, मैं तो बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने वैसा मेरे को सवाल कर दिया, आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं ये मांग कर रहा हूं कि देहरादून शहर में, उत्तराखंड राज्य में 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, यहां पर 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, तो क्या मेरी मांग जायज नहीं है? क्या मैं अगर यहाँ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बेहतर पर्यावरण की मांग कर रहा हूं, तो क्या ये जायज नहीं है? क्या यहाँ पर यह मांग करना कि यहाँ पर आपदाओं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और आपदाओं को लेकर के 25 साल के बाद में भी आप नीति नहीं बना पाए हैं, उसके लिए एक मजबूत नीति होनी चाहिए, क्या ये मैं विकास विरोधी हूं? मैं या मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आज उत्तराखंड राज्य में भालू और गुलदार से कितने लोग प्रताड़ित हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें बचाना है, तो क्या वो लोग विकास विरोधी हो गए? तो ऐसे करके तो मुद्दों की तमाम फेहरिस्त है। सरकार की मांग को न्यायोचित मानती है क्या, ऐसा लगता है आपको? सरकार तो देखिए, मेरा अपना रुख है। कल भी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, तो मेरा देखिए इसको बड़ा सिंपल सवाल है, मेरा आंसर जो है
मैं भले ही मुस्कुरा रहा हूं आपके इस सवाल पर, लेकिन मुझे लेकिन दर्द है। मैं पीड़ा के साथ ये बात बोलूंगा। और ये बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि दो पार्टियों ने यहाँ रूल किया है, मैंने इनकी एक और प्रवृत्ति को नोटिस किया है। आज आपके साथ में इस बातचीत में कई प्रवृत्तियां निकल रही हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कुछ बातें भी शायद रोचक लग रही होंगी। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आप अगर मेरी बात से सहमत है नहीं है। प्रदेश में एक जागरूक प्रदेश है, पढ़े लिखे लोग हैं, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपनी बात भी रखते हैं, अच्छे तरीके के साथ में बात रखते हैं और अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, राज्य की बेहतरी के लिए करते हैं। देखिए, कुछ लोग तो ट्रबल मेकर होते हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अधिकांश लोग सभी जगह, सभी राज्यों में, सभी देशों में अधिकांश लोग 80-90% लोग जो होते हैं, 3-4% तो ब्रिलियंट होते हैं। 80-90% लोग तो सामान्य लोग हैं जो कि भाई भला चाहते हैं, भाई मेरा भी भला हो जाए और बाकियों का भी, मतलब मैं मोटी मोटी मैं बात बोल रहा हूं। तो अब आप अगर ये देखिए कि आज सैकड़ों लाखों लोग बोल रहे हैं, जिन्हें हम सिटीजन वॉइसेस कह सकते हैं, वो नागरिक पहलू सामने रख रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो उनकी किसी बात को नहीं सुनती। सरकार जो सिर्फ बात सुनती है तो गणेश गोदियाल क्या बोल रहे हैं, खड़क सिंह रावत क्या बोल रहे हैं, तो इनका जो वार पलटवार जो राजनीतिक भाषा अनुप है, नौटियाल क्या बोल रहे हैं, उसकी तो चिंता नहीं है ना। अजय नौटियाल क्या बोल रहे हैं, अनूप नौटियाल क्या बोल रहे हैं, उसकी, अजय का तो फिर भी शायद हो जाएगा क्योंकि वो मीडिया का एक पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो नागरिकों की आवाजें हैं, देखिए मुझे लगता है मैं, आप शायद इस बात से अब मुझे बताइएगा, लेकिन जो जेन्युइन, मैं ये नहीं कह रहा खाली आप मेरी बात का जवाब दीजिए, लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी व्यवस्था है, वो ऐसी व्यवस्था है अजय भाई जो कि यहाँ के नागरिकों की आवाज़ों को और उनके सुझावों को नहीं सुनती है। देखिए, जो चाटुकार होगा, जो सरकारी पर्यावरणविद होगा, उसकी तो सुनेंगे, लेकिन अगर कोई और है जिसको अगर आपने एक सर्टिफाइड निंदक कर दिया या आपकी भाषा में कि भाई ये तो विकास विरोधी हैं, तो मैं तो कहता हूं कि भाई उस सिस्टम को इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। भाई आप तो सभी की सुनिए, आप ही का फायदा ही तो है, कोई आपसे कोई कुछ मांग तो रांग नहीं है। हम तो आपसे ना तो कोई पद मांग रहे हैं, ना आपसे कोई सम्मान मांग रहे हैं, ना हमें आपका शॉल चाहिए, ना हमें आपका पैसा चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो इस राज्य की और इस शहर की और यहाँ के लोगों की बेहतरी चाहिए। तो हमारी कौन सी विकास विरोधी सोच हो गई? तो ऐसे करके मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा, ऐसे हजारों उत्तराखंड सरकार को क्या लगता है अनुप दा कि क्या जो पर्यटक अभी आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई डायरेक्शंस जारी करनी चाहिए कि यहाँ की हवा AQI इतनी है, आप आने से पहले? क्योंकि सवाल मेरा इसलिए भी है, मुझे लगता है बड़ा जायज़ सवाल है, जनता भी सच समझे, क्योंकि दिल्ली से जब कहीं आते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं, माता पिता को लेकर आते हैं, हो सकता है कुछ अस्थमा के मरीज हों, सांस लेने में दिक्कत हो, वो देहरादून यही सोच के आ रहे हो, इधर यही सोच के आ रहे हो कि अपने माता पिता को थोड़ा पहाड़ की तरफ ले जाते हैं, वहाँ थोड़ी अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। तो क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा एहतियात बढ़ते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली कोई भी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट की होगी, लेकिन सच बताना तो चाहिए, सच बताने से डरती सरकार नहीं। वो देखिए, वो सरकारों की फितरत नहीं होती ना भाई। अब देखिए, जब चारधाम यात्रा चलती है उदाहरण के तौर पर, अब AQI में क्यों बताएंगे वो कि हमारे यहाँ 300 AQI हो गया? वो नहीं बताएंगे वो, क्योंकि AQI भी रोज बदल रहा है, तो वो नहीं बताएंगे। लेकिन अब देखिए, इसके भी मैं आपके सवाल के एक दो अलग अलग पहलुओं से देखते हैं। पहली बात तो क्या है कि अभी वायु प्रदूषण को लेकर के अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा की सरकारों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो उनके देश के लोग रह रहे हैं, उन्हें किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। करती है विदेश की करती है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं देखिए, वो सिस्टम नहीं तो वो नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ना, ये भी तो किसी भी देश के लिए, आज हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि भाई किसी विदेशी देश के वो अपने देश के लोगों को नॉर्थ इंडिया के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। किसको अच्छा लगेगा आज, मेरे को बताइए। तो ये तो एक बेहद गंभीर मामला है। यानी वो मान रहे हैं कि विदेश में जो सरकारें हैं वो मान रही है कि भारत में वो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गड़बड़ा गया है। हाँ। लेकिन जो हमारी देश की सरकारें हैं, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो नहीं मानने को तैयार नहीं। अच्छा, और दूसरा देखिए, ठीक है, वो तो एक बड़ी शालीन भाषा में उनको लिखते हैं। कोई, हम तो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, कोई देखिए, कोई ऐसा कोई माँ बहन तो करेगा नहीं कि उस तरीके की भाषा में उस तरह की बात करेगा। लेकिन जो बात करने का तरीका है, आपने अपने शब्दों को कायदे से सिंगापुर वालों ने जो है अपने नागरिकों को बता दिया। लेकिन जब सिंगापुर का संदेश आता है तो व्यापक स्तर पर और लोगों तक भी पहुंचता है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आप ये देखिए, जब चारधाम यात्रा होती है तो सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा एक भी दिन के लिए वो हो, बंद हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां इतनी विकराल बन जाती हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं कि सरकार को विवशता में, ये आपका सवाल था कि सरकार क्या बताती है,
तो उसे व्यवस्था में आकर के निर्णय लेना पड़ता है। और हो सकता है शायद आप और हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन काल्पनिक तौर पर शायद आज आप और हम भी अगर उस सिस्टम का हिस्सा होंगे तो मैं उनको गलत भी नहीं ठहराता। भाई ठीक है, उनके ऊपर अपनी बाध्यताएं हैं, उनके ऊपर अपनी चुनौतियां हैं कि ठीक है भाई यात्रा तो चलनी चाहिए। अब मैं एक छोटी सी और बात बोल दूं कि उदाहरण के तौर पर इस साल की जो चारधाम यात्रा चली तो लगभग 80-85 दिन ऐसे थे जहां पर हमारे 5 धामों में, हेमकुंड साहिब को भी जोड़ रहा हूं, उसमें एक भी श्रद्धालु नहीं आया। तो क्योंकि यात्रा जो है वो इतने दिन अवरुद्ध रही, चाहे वो गंगोत्री, विशेष तौर पर गंगोत्री और यमुनोत्री में, जहाँ पर एक धाम में तो 36 दिन एक भी श्रद्धालु नहीं आए, 38 दिन एक भी श्रद्धालु नहीं आए, ऐसे करके 80 से ज़्यादा दिन रहे। तो सरकारों का ठीक है, वो उनका एक वर्किंग स्टाइल है, लेकिन वो जो आपका मूल सवाल था कि क्या उत्तराखंड सरकार को कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कभी भी तो करे। दिल्ली में जैसे ही एक वाई बढ़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाया, तो कहीं ना कहीं हवा वहाँ की जहरीली हुई, तो सरकार ने कदम उठाया कि भाई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोक दिया। तो कुछ इस तरह के मेजरमेंट, इस तरह के कुछ जो बड़ी steps जो होने चाहिए थे बहुत वो यहाँ होते हुए नहीं दिखे हमें। बहुत और अच्छी सरकार कहीं ना कहीं वेट कर रही है। मुझे महेंद्र भट्ट जी का माफी चाहूंगा, अजय भट्ट जी का, भट्ट बहुत हो गया उत्तराखंड में, अजय भट्ट जी का पार्लियामेंट में दिया गया वो बयान याद आ रहा है कि भाई बेटे की शादी हो, नौकरी में व्यवधान हो, पति पत्नी के बीच में क्लेश हो, राम नाम जपिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सिस्टम है, सरकार और सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं राम भरोसे ही बैठा है। क्योंकि जब बात होती है अधिकारियों से, वो कहते हैं कि कुछ बारिश हो जाए, कुछ बूंदाबांदी हो जाए, तो हवा ठीक हो जाए, एयर क्वालिटी बेहतर हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं राम भरोसे ही बैठी हुई है। देखिए, 2-3 बातें आपने एक साथ बोली। पहली बात तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने मुझे याद दिलाया कि हम ग्रैप के बारे में बात करें। जो आपने जिक्र किया उसको GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है दिल्ली का, और 1, 2, 3, 4 की भाई जब ऐसा होगा, जब ग्रैप 1 चलेगा तो उसके क्या नियम होंगे, 2 होगा तो क्या होंगे, 3। तो देखिए आने वाले समय में, क्योंकि आज वायु प्रदूषण इस देहरादून या उत्तराखंड राज्य में, और अभी तो वायु प्रदूषण है, देखिए ऐसे करके हीट वेव, जो गर्मियों का भी सीजन है, भाई गर्मियों में भी तो अहमदाबाद में तो सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है हमारे देश में गर्मी के कारण भी। तो ये जो तमाम जो पर्यावरणीय पहलू हैं, ऊपर से अगर आप शुरू करें ग्लेशियर के पिघलने से, और ग्लेशियर जो पीछे पिघल रहे हैं उसके बाद में जो लेक बन रहे हैं, तो चाहे वो 2013 की केदारनाथ की आपदा हो, 21 की चमोली की आपदा हो, अभी धराली में भी, तो ये तमाम ये जो नदियों से जो आपदाएं आ रही है, हम अपने प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की जो अवधारणा है, ये भी मुझे लगता है एक अच्छी है। वो पूर्णता तो नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम वो कुछ कर रहे हैं। असल में है क्या, देखिए अजय भाई, इसमें क्या ना, आपको देखिए इसमें हकीकत ये है कि अफरा तफरी का माहौल रहता है। मैं अब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो अब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शोर मचा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने कहा भाई हमने ग्रैप 4 लगा दिया। उदाहरण के तौर पर मैं कल परसों ही सुन रहा था वहाँ के पर्यावरण मंत्री को, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास PUC का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम आपको तेल नहीं देंगे, है ना। तो अब एकदम इस पर आ गए कि हम आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अब आप PUC करा लीजिए। अब आप एक मेरे को बात बताइए, मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, लेकिन करोड़ों, दिल्ली में लगभग 3 करोड़ गाड़ियां हैं, 2 करोड़ 90 लाख गाड़ियां, 3 करोड़ गाड़ियां दिल्ली में हैं, उसमें 90% कार और 2 व्हीलर हैं। तो अब आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि कितने % गाड़ियों का PUC होता है। 2 व्हीलर वाले तो कराते ही नहीं। आप अगर 24 घंटे के अंदर 2 करोड़ गाड़ियों को कराना पड़ेगा तो पूरा दिल्ली जो है जाम हो जाएगा, वो संभव ही नहीं है। तो कहने की मतलब बात क्या है कि ये ग्रैप, इसको अगर हम 2-3 बातों को बोलें, फिर हम अजय भट्ट जी के बयान पर भी आएंगे कि ये जो ग्रैप की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन इसके साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि 365 दिन उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसी से सीख लेते हुए उत्तराखंड राज्य को भी अपना एक एनवायरनमेंट, डिजास्टर और क्लाइमेट का कैलेंडर बनाने की आवश्यकता है। इसका एक हम बेहतरीन नाम बना सकते हैं। एक 25 साल के उत्तराखंड को, मुझे लगता है आपको भी एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा कि हम भाई कुछ समाधान भी तो दे रहे हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि जिस तरीके से 12 महीने का एक कैलेंडर बनता है, नया साल आने वाला है, क्या उत्तराखंड राज्य का ऐसा एक पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का, आपदाओं का, सतत विकास का, सस्टेनेबिलिटी का, क्या हम एक 12 महीने का कैलेंडर बना सकते हैं? हमें पता है हर साल जंगलों में आग लगनी है, हमें पता है हर साल आपदाएं आनी है, हमें पता है हर साल वायु प्रदूषण होना है, गर्मी आनी, और इन सब चीज़ों ने आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण और मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी मारक क्षमता ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो जब तक इस किस्म की आगे की सोच नहीं होगी, आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, हम आगे भविष्य की बात कर रहे हैं, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो उत्तराखंड का दशक तो तभी बनेगा जब उत्तराखंड के लोग और यहाँ आने वाले 10 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।
इसलिए जो है इस किस्म की रणनीति पर काम करने की आवश्यकता है। अब जो आपने सांसद जी का आपने बयान का जी क्या बोले उसको यार, वो कोई बात उस पर क्या कमेंट करना है उसको, वो कोई साइंटिफिक बात थोड़ी है। वो तो ठीक है अपनी वो सुर्खियां बटोरने के लिए है कि भैया ठीक है आपने हंसी मजाक कर दिया, वो लोकसभा में राज्यसभा में लोग हंस रहे हैं, आप चर्चाओं में आ गए, तो ये कोई गंभीर बात थोड़ी है। ऐसी बातें कर करके कोई एयर पोल्यूशन का या कोई पर्यावरण का, आप मुझे खुद बताइए, आपको ही पता है मुझे ही पता है, वो तो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस किस्म की बातें बोली जाती हैं। शायद अब ये राजनीति का स्टाइल भी यही हो गया है, राजनीति का मॉडल भी यही है। अब आप राजनीति में जब आप AQI की बात करोगे तो पब्लिक है यार क्या बकवास बात कर रहे हैं, तो लोगों को भी चटकारे वाली चीज तभी शायद अरूप लावटे चुनाव हार जाते हैं, चलिए वो तो खैर जिंदगी का एक दौर था, वो तो खैर क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राज्य को सुंदर बनाने की बातें करते हैं। नहीं चलिए देखिए, मैं एक्चुअली ना मैं व्यक्तिगत अपने बारे में तो मेरे को बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हम तो देखिए राज्य की बात कर रहे हैं। अब वो जो ठीक है हमारे जीवन का एक दौर था तो वो तो दौर निपट चुका है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी चिंता आपकी और हमारी है वो राज्य के बेहतरी के लेकर के है। तो मैं तो वापस सांसद महोदय पर आऊँगा और मैं ये कहूँगा यार कि ये तो देखिए ठीक है, ये तो इन्होंने चटकारे लेने के लिए जैसे इंसान जाकर के जो है ना, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि भैया ये हो गया मैंने गोलगप्पे नहीं खाए और ये, तो इस टाइप की बातें जो है ना ये फिर मेरी नज़र में, और मैं तो ऑब्वियसली ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो बेहद हल्की बातें लगती हैं। उन्होंने क्या संदर्भ कहा, किस संदर्भ में कहा, उसका उनका क्या लक्ष्य था, क्या उन्होंने सोच करके बोला, हम इतना ज़्यादा अपनी माथापच्ची उनके उस बयान पे क्यों करें जिससे इस राज्य का और यहाँ के लोगों का चवन्नी भर का जो है फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि वो जो जयराम जी बोल करके कोई एयर पोल्यूशन या कोई आपदाएं थोड़ी कम होने वाली हैं। अनुपदा एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री का जो पद है वो एक अभिभावक का पद भी होता है, एक जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री के ऊपर। तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अपना क्या संदेश देना चाहेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर, और क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मैं खाली एयर पोल्यूशन की बात नहीं करूंगा, चूंकि आपने मुझसे सवाल किया। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये जो धरोहर है उत्तराखंड राज्य की, आपको इसको ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं कि भाई आप और हम कोई अलग दुनिया से आए हैं, उनको भी पता है, सबको पता है। तो ये जो यहाँ की जो धरोहर है, और मैं इसको तो दूसरी बार बोल रहा हूँ, देखिए बार बार ये इकोनॉमी और वो उनका एक पेट डायलॉग है कि ये हम इकोनॉमी और इकोलॉजी को संतुलन, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड राज्य में पिछले 25 सालों में, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 45,000, और ध्यान से मैं अजय भाई रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, 45,000 हेक्टेयर जंगल वन का उसका सफाया हो गया। अब 45,000 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम 45,000 हेक्टेयर बोलते हैं तो हम कल्पना नहीं कर पाते कितना बड़ा होता है। 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने, सभी को पता है। 25 साल को अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे वो लगभग 10,000 दिन आएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो मैं कई बार उसको कर चुका हूँ। 25 × 365, तो ये तो बड़ी सरल गणित हो गई। 45,000 हेक्टेयर जंगल जो है वन महकमे का, आपने सड़क के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, सिंचाई के लिए, किसी और विकास के नाम पे आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब 45,000 को आप भाग कर लीजिए 10,000 से, तो यानी 5 हेक्टेयर बनता है। 5 हेक्टेयर प्रतिदिन, पिछले 25 सालों में प्रतिदिन 5 हेक्टेयर जंगल उत्तराखंड राज्य में प्रतिदिन साफ हुआ है विकास के नाम पे। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये विकास है या ये तथाकथित विकास है? तो इस जीडीपी की दौड़ में हम इतने ज़्यादा अंधे ना हो जाएं कि जैसे सोने की अंडे की मुर्गी की कहानी सबने सुनी है, उत्तराखंड को एक सोने के अंडे की मुर्गी, मेरे को लगता है यही संदेश होगा कि उत्तराखंड को प्लीज़ आप एक सोने के अंडे की मुर्गी की तरह ना उसको करें। वो पूजनीय है, वो ऊपर वाले का सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से देवभूमि मिली है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जिस राज्य की पहचान ही यहाँ की जो है यहाँ का पर्यावरण है, तो जब तक हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, मैं वो 45,000 हेक्टेयर की बात को भी पूरा कर दूँ। अब सरकार कहती है, वन महकमा कहता है कि भाई हम यहाँ पे पेड़ काटेंगे, हम यहाँ पर नए पेड़ लगा देंगे। देखिए वो भी बेहद बड़ी जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होता ना। आप खुद देखिए सहजदरा रोड में आपके 2000 पेड़ कटे, 2000 पेड़ आपके सहजदरा रोड में कटे, 2000 पेड़ आपके कटे, तो वो जो स्पोर्ट्स का स्टेडियम है सहजदरा रोड से 5-10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उन पेड़ों को 900,000 पेड़ों को लगाया गया। इस शहर में तो FRI भी है, FRI के ही तत्वाधान में उस काम को होना था। ये तो बिल्कुल फ्लैट लैंड है और वो तो पेड़ों की कब्रगाह बन गई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अब गंगोत्री के पास में भी 6,000 पेड़ों के पर आरी चलना प्रस्तावित है, कुमाऊं में भी चल रहे हैं। हज़ारों लाखों पेड़ जो हैं वो काट दिए गए। तो ये जो आपका जो सवाल था, मैं वापस उस पर आऊँ तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, देखिए मैं इस बात को सभी जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि जब हम विकास के रास्ते पर चलेंगे कुछ ना कुछ हमें बलि देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा अंधा विकास और खनन
खनन को लेकर उत्तराखंड राज्य में वैसी गंभीर बात नहीं होती है, भले ही हमारे को 100 करोड़ रुपए मिल गए हों, लेकिन मैं आज आपके इस संवाद के माध्यम से, भले ही मैं बागेश्वर जिले से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं बागेश्वर जिले के उस अनियंत्रित खनन के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो एक छोटा सा संदेश एक आम नागरिक के तौर पर उत्तराखंड राज्य का बागेश्वर के लोगों के साथ में अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके घर, उनके गांव, उनकी ज़िंदगी को इस खनन के नाम पर, सोपस्टोन माइनिंग के नाम पर, खड़िया की माइनिंग के नाम पर जो है उसे बर्बाद कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो कहने की बात यह है कि भैया देखिए, अगर आपने उत्तराखंड को सोने की अंडे की मुर्गी की तरह ट्रीट करना है तो आप करिए, है ना। तो कभी ना कभी तो फिर जो है उसके जो और परिणाम हम देख ही रहे हैं ना, अपने सामने हम परिणाम देख रहे हैं। आपदाएं हर साल बढ़ रही हैं, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट लाए, लैंडस्लाइड जोन्स बढ़ गए हैं, लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर आपदा आती है, आज धराली 5 अगस्त को धराली आया, 5 महीने होने वाले, 5 महीने के बाद में भी वहाँ पर हम लोगों ने 5-5 लाख रुपए दे करके लोगों को जो है उसके बाद में 1 रुपया और नहीं दिया। हम लोगों को कहीं रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे। अब ये फोटो ऑफ है, रीलबाजी है, ठीक है, रील तो हर कोई बना रहा है, आप और हम भी रील बनाते हैं, लेकिन सुशासन में और ज़्यादा गंभीरता कैसे आए, हमारे अधिकारी और ज़्यादा चाक चौबंद कैसे हों, उत्तराखंड राज्य के बेहतरीन लोगों को, इन 1.25 करोड़ लोगों को भी मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए। और जैसे हमारी 5 उंगलियां अलग होती हैं, लोग भी अलग अलग किस्म के हैं, आप लोगों को साथ लेकर के चलें, सिर्फ चाटुकारों की फ़ौज को ही साथ लेकर के ना चलें। जो विपरीत आवाज़ें भी हैं, लेकिन वो आवाज़ें, आप उन आवाज़ों को पहचानें जो ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही हैं, जो आवाज़ें राज्य का हित चाहती हैं, आप उन लोगों की आवाज़ों को भी कुछ सुनने की व्यवस्था बनाएं। तो इस तरीके के साथ में ही जो है, ये तो एक काफिला है, विकास का काफिला है। निसंदेह उत्तराखंड राज्य में विकास होना चाहिए, लेकिन ये जो विकास की जो अंधी दौड़ है, जहाँ पर एकमात्र मानक जो है वो जीडीपी ग्रोथ बन गया है कि हमें कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना करना है, कम से कम मेरी जो सीमित सोच है, उस सीमित सोच के हिसाब से ये एक गलत रास्ता है। इसके हमें सिर्फ और सिर्फ दुष्परिणाम ही मिलेंगे और लोगों की ज़िंदगी में इससे जो है इसके गंभीर ही परिणाम आएंगे। तो यही कल्पना की जानी चाहिए कि हमारी गलत साबित हो और राज्य एक सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चले गया है। इन सब चीज़ों को देख के एक बात याद आती है, नेता बोले रात है, जिम्मेदार सरकारी अधिकारी बोले रात है। भैया ये सुबह सुबह की बात है, कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तराखंड में। ये बड़ा दुखद आंकड़ा है कि देश में रोड एक्सीडेंट में जितनी मौतें होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मौतें एयर पॉल्यूशन से हो रही है, लेकिन सरकारें जानने को तैयार नहीं है और बीमारी को बीमारी मानने को ही तैयार नहीं है। सवाल कई हैं तो उसके जवाब भी होंगे, लेकिन सरकारों को भी मानना होगा कि वाकई समस्या बहुत गंभीर है। लेकिन सरकारें वो मानेगी कब? क्योंकि सरकारों को भी पता है एयर पॉल्यूशन उनके चुनावी मैनिफेस्टो में कभी शामिल नहीं होगा, और जनता भी जब वो वोट मांगने जाएंगे, जनता भी उनसे नहीं पूछेगी कि नेताजी मेरे शहर की हवा, आबो हवा जब शुद्ध होगी तभी मैं आपको वोट डालने जाऊंगा। जब जनता ही नहीं जागेगी तो आखिर नेताजी भी क्यों जागेंगे? ऐसे में सवाल बहुत है और जवाब भी हमें, आपको, सरकारों को, सबको बैठकर, बुद्धिजीवी समाज को बैठकर न सिर्फ चिंतन बल्कि इसके समाधान भी ढूंढने होंगे। अनूप नौटियाल जी ने अपने विचार जो रखे हैं, उम्मीद है सरकारें भी उस पर कुछ गौर फरमाएगी। राज्य की बेहतरी के लिए जो सुझाव दिए हैं उस पर कुछ अमल होगा। एक अगला इंटरव्यू हम करेंगे अनूप नौटियाल जी के साथ, वो टॉपिक मैं आपको भी बता देता हूं। पिछले 25 सालों में, यानी हम 25 साल पूरे कर चुके हैं, अमृत महोत्सव भी आज़ादी का बन रहा है। 2047 के विकसित भारत की कल्पना भी हमने कर दी है और तीसरा दशक भी उत्तराखंड का ही होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलकर भी चले गए हैं। लेकिन इतने 25 सालों में भी जो उत्तराखंड स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बिल्डिंग है वो खुद डिजास्टर पे बनी हुई है। वो 5 सितारा बिल्डिंग जो खुद ही डिजास्टर का शिकार हो जाती है। और इन 25 सालों में भी उत्तराखंड अपनी एक डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बना पाया है। इस पर हम करेंगे अगला पॉडकास्ट अनूप नौटियाल जी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।